नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में बॉर्डर के करीब हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात के लोग दंगा करने पर उतारू हैं। राजधानी ढाका से लेकर पोर्ट सिटी चटगांव और इंडस्ट्रियल हब खुलना तक घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। मेमनसिंह शहर में एक हिंदू की सरेआम चौराहे पर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने ढाका में 2 अखबारों के दफ्तरों को आग लगा दी। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सेना की मदद से रिपोर्टर्स की जान बचाई जा सकी। पूरे बांग्लादेश में दंगाइयों का तांडव जारी है, लेकिन सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बड़ी खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में खराब हो रहे हालात पर चिंता जाहिर की है। भारत के 2 डिप्लोमेटिक मिशंस पहले ही बंद हो चुके हैं। वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में माहौल अचानक खराब क्यों हुआ? कट्टरपंथियों को अब किस बात पर गुस्सा आया? बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे क्यों लगे और मोहम्मद यूनुस चुप क्यों हैं? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि फिलहाल ढाका में हालात कैसे हैं और पिछले 24 घंटे में स्थिति हाथ से क्यों निकली। असल में कल देर रात बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया कि सिंगापुर में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी का निधन हो गया है। जैसे ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद पूरे बंगाल में कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। पूरी रात बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा लगातार होती रही। आज शाम को जब हादी की डेड बॉडी ढाका पहुंची तो इनकलाब मंच के हजारों सपोर्टर बड़ी तादाद में ढाका एयरपोर्ट पहुंच गए। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट के बाहर की हैं। ये भीड़ पिछले साल शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए जमा हुई है। 7 दिन पहले 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। मोहम्मद यूनुस ने हादी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा था और कल सिंगापुर में हादी की मौत हो गई। उस्मान हादी पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हुई बगावत का प्रमुख नेता था। उसने बंगाल में इस्लामिक कानून लागू करने का वादा किया था। उस्मान हादी भारत का कट्टर विरोधी था। वो इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। लेकिन यूनुस सरकार ने इनकलाब मंच को डिसमेंटल कर दिया। इसके बाद उस्मान हादी ने फरवरी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 12 दिसंबर को उस्मान हादी ने कैंपेन शुरू किया और उसी दिन उसे गोली मार दी गई। कल रात जैसे ही उस्मान की मौत कंफर्म हुई उसके बाद कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में उत्पात शुरू कर दिया। इससे पहले कल आधी रात के बाद बांग्लादेश के कई शहरों से आगजनी और दंगों की तस्वीरें आई। रात में जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत की पुष्टि की, इसके फौरन बाद उस्मान हादी के इनकलाब मंच के लोगों ने जनता से घरों से बाहर निकलने की अपील की। पूरे देश में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। हालांकि जिस दिन उस्मान को गोली मारी गई उसी दिन से इनकलाब मंच के कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में आग लगाने की धमकी दे रहे थे। जमात के लोगों ने कल रात वही किया। राजधानी ढाका में हर तरफ तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने दफ्तरों को, बाजारों को और ख़ास तौर पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमला बोल दिया। जो भी सामने आया उसे बुरी तरह पीटा। ओल्ड ढाका
एहसान मंजिल, शाहबाग, कारवा बाजार, धान मंडी, वसुंधरा बनानी, बाड़ीधारा समेत तमाम इलाकों पर दंगाइयों का कब्जा हो गया। कट्टरपंथियों ने खुलेआम लूटमार की, आगजनी की और पुलिस कहीं दिखाई नहीं। असल में जिस उस्मान हादी के लिए कट्टरपंथियों ने पूरे ढाका को आग में झोंक दिया, वो खुद शेख हसीना को सूली पर चढ़ाने, अवामी लीग सरकार के मंत्रियों को चौराहे पर गोली मारने के नारे लगवाता था। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त बांग्लादेश की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रहा था, उन्हें हीरो बता रहा था। लेकिन उस्मान हादी की मौत के बाद उसके सपोर्टर्स ने मीडिया को ही निशाना बना दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार और बांग्ला अखबार प्रथमो आलो के दफ्तरों पर धावा बोल दिया। पहले तो भीड़ ने प्रथमो आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। जब दोनों अखबारों के कर्मचारी दफ्तर छोड़कर जान बचाने के लिए भागे तो दंगाइयों की भीड़ अखबारों के दफ्तरों से लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर समेत सारा सामान लूट ले गई। फिर डेली स्टार और प्रथमो आलो के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। जब न्यूज़पेपर्स के दफ्तर जल रहे थे, उस वक्त कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर खड़े होकर नारे लगा रही थी। अखबारों के दफ्तर में जो लोग छुपे थे, बिल्डिंग में आग लगने से उनकी जान मुश्किल में पड़ गई। न्यूज़पेपर में काम करने वाले लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में फंसे लोगों को स्काई लिफ्ट के जरिए बाहर निकाला। देश के दो बड़े न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स को आग के हवाले करने के बाद भी कट्टरपंथियों के सिर पर खून सवार था। जब इस हिंसक प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए कुछ रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो दंगाइयों ने उन पर भी धावा बोल दिया। बांग्लादेश के अखबार डेली न्यूज के संपादक नूरुल कबीर को भी बुरी तरह मारा पीटा गया। उस्मान हादी की मौत के बाद सबसे पहले भीड़ प्रथमो आलो अखबार के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई थी। इसके बाद वो लोग डेली स्टार की तरफ बढ़ाए। जैसा कि आपने देखा भी था कि उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। अब हमारे दफ्तर की इमारत बहुत बुरी स्थिति में है। उसकी हर मंजिल को इस हिंसा से नुकसान हुआ है। ये इस बात की मिसाल है कि किस तरह एक अखबार के दफ्तर को रातों रात तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। डेली स्टार की बिल्डिंग की छत पर हमारे दफ्तर के 30 से 35 कर्मचारी 4 से 5 घंटे तक फंसे रहे थे। उन सब को सुबह करीब 4 बजे वहाँ से निकाल कर घर भेजा गया। हम सब बहुत डरे हुए हैं और हमको नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। हम इस हिंसक हालात पर काबू पाने के लिए फौरन से पेशतर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। दंगाइयों की भीड़ सुबह करीब 4:30 बजे तक अखबारों के दफ्तर के बाहर ही डटे रही। जो लोग कट्टरपंथियों के गुस्से का शिकार होने से बच गए, उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम्स जानबूझकर देर से पहुंची। प्रशासन ने कट्टरपंथियों को दंगा करने की खुली छूट दी, पूरा मौका दिया। लेकिन ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया कि वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे और बिना देर किए हालात को कंट्रोल कर लिया था। हम पूरी रात पुलिस बलों की मदद से भीड़ पर काबू करने की पुरजोर कोशिश करते रहे। हमसे जो भी मुमकिन था हमने किया। हम कार्रवाई करने में कतई नाकाम नहीं रहे। हमने अभी भी भीड़ पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। लेकिन अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि अगला कदम क्या होगा। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। कल रात ढाका में कट्टरपंथियों ने सिर्फ मीडिया हाउसेस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि बांग्लादेश के उन सेंटर्स पर भी दंगाइयों ने अटैक किया जिन्हें वो हिंदू संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। कल रात ढाका में बंगाली कल्चरल सेंटर छाया नट पर भी हमला किया गया। ढाका का एक कल्चरल सेंटर बंगला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यहाँ बंगला नववर्ष महिला बैशाख मनाया जाता है।
ये प्रोग्राम बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता है। छाया नट कल्चरल सेंटर में रवींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की याद में प्रोग्राम होते हैं। यहाँ बसंत का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसी वजह से बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी छाया नट का विरोध करते हैं। कल रात दंगाइयों की भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए छाया नट में दाखिल हो गई। वहाँ तोड़फोड़ की और फिर बिल्डिंग को आग लगा दी गई। ढाका का एक कल्चरल सेंटर ओल्ड ढाका के धान मंडी में है। इसी इलाके में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का पुश्तैनी घर भी है। पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भीड़ ने शेख मुजीब के नाम पर बने इस म्यूजियम में तोड़फोड़ की थी, आग लगा दी थी। कल रात एक बार फिर कट्टरपंथियों ने धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान के पुश्तैनी घर पर हमला बोला, बचे खुचे हिस्से में तोड़फोड़ की और वहां आग लगा दी। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। उस्मान हादी पर फायरिंग के बाद कट्टरपंथियों ने इस वारदात को भारत से जोड़ दिया। इल्जाम लगाया कि भारत ने उस्मान हादी पर हमला करवाया। हालांकि इस तरह के आरोपों से भारत सरकार ने इनकार किया, आपत्ति जताई, बांग्लादेश की सरकार से सबूत देने को कहा, कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की हिदायत दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोशी से तमाशा देखते रहे। कल उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। कट्टरपंथियों ने चटगांव में भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश की। हालांकि एहतियात के तौर पर डिप्लोमेटिक मिशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, इसलिए दंगाइयों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में इस हिंसा और अराजकता के लिए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के जिहादी मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके मुहिबुल हसन ने कहा कि यूनुस की सरकार के मंत्री खुलेआम जिहाद की बातें करते हैं, कट्टरपंथियों को भड़काते हैं। बांग्लादेश में आज जो हालात हैं वो इसी का नतीजा है। One of the ministers of Yunus cabinet, Mr. Mahfouz, यूनुस सरकार के एक मंत्री महफूज आलम जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मगर वो अभी भी सरकार में मंत्री बने हुए हैं और सरकारी पद के सारे फायदे उठा रहे हैं। उन्हीं महफूज आलम ने खुद लाशें गिराने की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि अब हम और लाशें गिराएंगे, भले ही हमें भी अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तो इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता में ऐसी जिहादी मानसिकता वाले उग्रवादी बैठे हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए अब ये जिहादी देश की सियासत में प्रासंगिक बने रहने के लिए पूरे देश में हर तरह से अराजकता फैलाने में जुट गए हैं। ढाका में जिन दोनों मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया, वो खुद ऐसे ही जिहादियों का महिमा मंडन किया करते थे। अब उन पर भी हमले हो रहे हैं। ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, इसके पीछे जिहादी ताकतें हैं। क्योंकि जिस शख्स को गोली मारी गई, उस घटना को कई दिन बीत चुके थे। गोली मारने के फौरन बाद तो जनता की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महफूज आलम समेत यूनुस सरकार के कई सदस्य खुलकर खून और लाशों की बातें कर रहे हैं। तो जब ऐसे जिहादी खून बहाने और लाशें गिराने की बात करेंगे तो जाहिर है ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। कल रात जब हालात बेकाबू हो गए, पूरे बांग्लादेश में हिंसा होने लगी, उसके बाद बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस सामने आए। उन्होंने उस्मान हादी को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया और कहा कि शनिवार को उसकी याद में बांग्लादेश बंद रहेगा। नमाज के बाद उस्मान हादी के लिए खास तौर पर नमाज पढ़ी जाएगी और उसे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। यूनुस ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या करने वाले कहीं भी छुपे हों, सरकार उन्हें खोज कर निकालेगी और फांसी के फंदे पर लटकाएगी। लेकिन अपने 6 मिनट के संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने न तो दंगाइयों के खिलाफ कोई बात कही, न दंगा करने वालों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। इस नृशंस हत्याकांड के पीछे जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ तेजी के साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी। अपराधियों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उस्मान हादी प्रतिरोध के प्रतीक थे। उस्मान हादी देशभक्त, सब्र और मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वो एकजुट रहें, शांत रहें, लेकिन सतर्क रहें।
आप सबसे मेरी अपील है कि आप व्यवस्था बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। हमारी सरकार देश में संवैधानिक तरीके से शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि उस्मान हादी की हत्या करके हिंसा के जरिए जिस तरह से लोकतांत्रिक आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है वो कभी सफल नहीं होगी। बांग्लादेश के नागरिक उस्मान हादी के विचारों की रोशनी में आगे बढ़ेंगे और एक नए बांग्लादेश का निर्माण जरूर करेंगे। मोहम्मद यूनुस की बातों का कट्टरपंथियों पर कोई असर नहीं हुआ। हालात और बिगड़ गए। आज जुमे का दिन था। पूरे बांग्लादेश में लाखों लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में पहुंचे। इसलिए जुमे की नमाज के बाद जमात इस्लामी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, छात्रों की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी और अमार बांग्ला पार्टी के नेताओं ने उस्मान हादी की मौत का हवाला देकर लोगों को भड़काया। मस्जिदों के बाहर उस्मान हादी के नाम पर नारे लगवाए गए। हादी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। সফটওয়্যার যখন মারা যায় তখন আপডেট ভার্সন আসে। একজন যদি মারা যায় একজন হাদি মারা গেছে মানে কি 18,000 হাদি আসবে। একজন মারা গেছে মানে কি 18 কোটি হাদি লড়বে। ওরা বোকা মানুষ ওরা বোঝে না। ওরা কেন বোঝে না একজন হাদি মারা গেছে মানে কি 18,000 হাদি এই বাংলার জমিনে 18 কোটি হাদি জন্মগ্রহণ করছে। আমরা সবাই হাদির মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য মিশন একটা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা। ভিশন কি ওই স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাটাই আমরা বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ। এই চারজন আমরা বন্ডেড, এই চারজন আমরা সবাই বন্ডেড, কিন্তু আমরা চেইন অফ কমান্ড একটু চেইন অফ কমান্ড কেউ ব্রেক করবে না। 10টা পাশে অলরেডি আমি দিয়ে দিছি ডিক্লারেশন। আপনাদের দেয়া লাগবে না। বক্তব্য নেওয়ার ইচ্ছা থেকে তিনজনের কাছ থেকে নেবেন। আপনাদের কেউ কথায় বিভ্রান্ত সৃষ্টি করবেন না, কারণ আমরা সবাই আপনারা আপনাদের উসিলায় আপনারা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আপনারা কি রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আপনাদের কারণে আমাদের মেসেজগুলো পুরো পৃথিবীর বুকে চলে যায়, পৃথিবীর বুকে। আপনারা আমাদের মাঝে যদি মুখ ফুসকাই খারাপ কথা বের হয়ে যায়, মুখ ফুসকাইয়া খারাপ কথা যদি বের হয়ে যায়, মুখ ফুসকাইয়া যদি খারাপ কথা বের হয়ে যায়, আপনারা স্কিপ করে ভালোটা সাবমিট করবেন পৃথিবীর বুকে। আমরা বিপ্লব চাই। আমরা কি চাই? विप्लव। चिंता की बात यह कि कट्टरपंथी बांग्लादेश में भारत के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस्लाम की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर हिंदुओं की संपत्ति को जलाया जा रहा है। घरों से निकाल कर हिंदुओं को पीटा जा रहा है। ढाका से करीब 125 किलोमीटर दूर मेमनसिंह शहर में तो इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू को घर से निकालकर बुरी तरह पीटा और फिर चौराहे पर लाकर उसे जिंदा जला दिया। जिस हिंदू के बांग्लादेश में नृशंस हत्या की गई उसका नाम दीपू चंद्र दास था। कट्टरपंथी जमात के हैवानों ने दीपू चंद्र दास पर भी इस्लाम की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। जिस वक्त उसे जिंदा जलाया जा रहा था तो सैकड़ों लोग इस हैवानियत का वीडियो बना रहे थे। दीपू चंद्र की सरेआम हत्या के सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। अब तक बांग्लादेश की पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्री जानबूझकर उस्मान हादी के नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को भड़का रहे हैं ताकि बांग्लादेश में एनार्की फैल जाए और इसकी आड़ में वो 2 महीने बाद होने वाले आम चुनाव टाल दें। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्री ये सब कुछ सत्ता में बंधे रहने के लिए कर रहे हैं। You see, the person that you have called a prominent leader, आप जिसे प्रमुख नेता कह रहे हैं वो आग उगलने वाला कट्टरपंथी था जो दूसरे लोगों के कत्ल के लिए लोगों को उकसाता था। अब पता नहीं किस वजह से उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उस्मान हादी को मारने वाला उसका ही करीबी था। हत्यारा भी उस्मान हादी के हथियारबंद गिरोह का ही सदस्य था। कम से कम हमको तो ढाका के मीडिया से यही पता चला है। उस्मान हादी की हत्या के बहाने मोहम्मद यूनुस की सरकार दूसरे कट्टरपंथी दलों की मदद से उस्मान के मुट्ठी भर समर्थकों को उकसाने में जुटी हुई है ताकि पूरे देश में दंगे भड़क सके। इसका पहला मकसद फरवरी में होने वाले चुनावों को टालना है और इस हिंसा के पीछे उनका दूसरा मकसद अवामी लीग के जमीनी कार्यकर्ता का सफाया करना है। who are still
ये तो कई दिन से लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव टालने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। यूनुस ने ही बांग्लादेश के नौजवानों को शेख हसीना के खिलाफ भड़काया था। पिछले कई महीने से वो वहाँ के लोगों को ये कहकर भड़का रहे हैं कि भारत ने शेख हसीना को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब वो उस्मान हादी की हत्या के लिए शेख हसीना और भारत दोनों को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में ढाका एक बार फिर जल रहा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वहाँ सरकार है ही नहीं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लूटपाट हो रही है, पुलिस सीन से गायब है। ये हालात मोहम्मद यूनुस को सूट करते हैं। बिगड़े हालात चुनाव टालने का एक और बहाना बन सकते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। हमारे यहां बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिंदू मुस्लिम की सियासत तेज हो रही है और इसका सेंटर पॉइंट बन गया है मुर्शिदाबाद। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के हीरो बनने की कोशिश में हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रख दी गई थी। अब हर जुम्मे को उस खेत में नमाज के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिसमें बाबरी मस्जिद बननी है। आज भी नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि आज बंगाल के अलावा असम, बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में उन्हें सपोर्ट देने पहुंचे। हुमायूं कबीर ने जुमे की नमाज से पहले ऐलान कर दिया कि वो 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से भी होगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं ममता सिर्फ उनका वोट लेती है, उनके लिए कुछ करती नहीं। 33 साल पहले मुसलमान को जो दुख दिया, जो असर पड़ा बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद, उनका ये बाबरी मस्जिद का नया जो सिलसिला में रखा, जो लिम रखा, वो सारे बंगाल का मुसलमान, असम का मुसलमान, त्रिपुरा का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, वो झारखंड का मुसलमान, यूपी का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, हरियाणा का मुसलमान, सब इकट्ठा होके अगले दिन पर टूरिज्म स्पॉट होगी, ऐतिहासिक स्थान होगी। सारा भारत को, सब लोगों को मैं ये ऐलान कर रहा है, जो मुर्शिदाबाद एक ऐतिहासिक जिला है, पिछले दिन बांग्ला, बिहार, उड़ीसा का यहाँ से चलते हैं, अगले दिन पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में शुरू होगी। मुर्शिदाबाद को तख्त में क्या बैठेगी, कौन आदमी कुर्सी में बैठेगी, यहाँ से ही निर्णय होगा। विरोधी तो राजनीति कर रहा है, ममता बनर्जी मंदिर बना रहा है, वो बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, वो जय श्री राम बोल रही, तो मेरा नारायण तकबीर बोलने का क्या दिक्कत है? वो जितना बार जय श्री राम बोलेगी, अभी उतना बार जोर से नारायण तकबीर बोलेगी। ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खिलाफ आपका लड़ाई होगा। बीजेपी को खिलाफ लड़ाई होगा, टीएमसी को खिलाफ लड़ाई होगा। हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ग्राउंड पर पहुंचने लगा है। इसीलिए आज इतनी बड़ी तादाद में लोग बेलडांगा पहुंच गए और इतने लोग थे कि जगह कम पड़ गई। 2-2 शिफ्ट में नमाज अदा करवानी पड़ी। बेलडांगा पहुंचे लोगों ने कहा कि 1992 में जो जख्म मुसलमानों के दिलों पर लगा था, हुमायूं कबीर उस जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज पढ़ने आए लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी तो बंगाल में राम मंदिर बनवा रही हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने की हिम्मत दिखाई, इसलिए अब चुनाव में हुमायूं कबीर का साथ देंगे। आप हुमायूं कबीर के साथ हैं? जी, उसी का साथ हूँ, हुमायूं कबीर के साथ हूँ। अच्छा, ममता बनर्जी नहीं, क्यों? वो अच्छा नहीं लगता है, बाबरी मस्जिद बना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसी का ही साथ देंगे। मुर्शिदाबाद वासी बाबरी मस्जिद से बहुत खुश है। हम लोग हुमायूं कबीर को साथ है और रहेंगे और रहेगा। जब तक हुमायूं कबीर रहेगा तब तक हुमायूं कबीर को साथ रहेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह। ये ममता बनर्जी पहले कहा था कि हम लोग मुसलमान कर लेंगे है, लेकिन आप जब हुमायूं कबीर को निकाल दिया तो अब मुसलमान सब माने पता लग गया कि ममता बनर्जी मुसलमान को साथ नहीं है, वो लोग हिंदू को साथ है, हम लोग हुमायूं कबीर को साथ है।
इंशाल्लाह जब तक हुमायूं कबीर रहेगा तब तक हुमायूं कबीर के साथ हम लोग रहेगा। आज बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बना के इतना खुश दिया, जो दिल में आघात दिया, थोड़ा थोड़ा हमको सुकून मिला। हमारा मुर्शिदाबाद की घर घर में हर आदमी हुमायूं के साथ में है। ममता बनर्जी के साथ देखिए, ममता बनर्जी के साथ में था हम लोग। ममता बनर्जी ने धोखा दिया है। ममता बनर्जी का हमारा वोट लिया, हमारा काम कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जो है ना, वो धोखा दिया है मुस्लिम को, और हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए। इसलिए सस्पेंड किया है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग नहीं है। अपना बाबरी मस्जिद बन रहा नया, जो पिछले बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, अभी जो नया बन रहा, हमारा दिल इतना खुश है। हमारा गांव हर मुस्लिम का इतना जोश है जी, और पूछिए मत। इंशाल्लाह हम लोग हुमायूं के साथ हो। हमारा गांव से 2 बास भर के आदमी आएगा, और इंशाल्लाह ममता बनर्जी को इस पश्चिम बंगाल से उसको 0 करेगा, और बीजेपी को यहाँ से उठा के वो अपना गुजरात में बैठाएगा उसको, इंशाल्लाह। हुमायूं कबीर का दावा है कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद का डिज़ाइन हूबहू वैसा ही होगा जैसा अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद का था, लेकिन नई मस्जिद ज़्यादा बड़ी होगी, ग्रैंड होगी। अयोध्या में बाबरी ढांचा 65 फीट ऊंचा था। हुमायूं कबीर बेलडांगा में उससे भी ऊंची मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। दावा है कि मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद में 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। इतनी बड़ी मस्जिद बनाने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए चाहिए। सारा पैसा चंदे के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। बेलडांगा में जगह जगह डोनेशन बॉक्स लगाए गए हैं। अब तक 5 करोड़ कैश और 2 करोड़ का मटीरियल इकट्ठा हो चुका है। जो लोग बेलडांगा पहुंच रहे हैं वो अपने साथ कम से कम ईंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे एक ईंट लेकर आने को कहा गया है। इसीलिए आज जो लोग नमाज पढ़ने पहुंचे उनमें से ज़्यादातर लोग ईंटें लेकर आए थे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसी जगह पे किया गया। पिछले 6 दिसंबर को यहाँ पर नींव रखी गई, और उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों यहाँ पर ईंट जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ला रहे हैं, और इस जगह को लगभग भर चुके हैं। ये जगह का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों ईंट यहाँ पर आ चुका है बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए, और जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने साथ में ईंट लेकर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सके। नोट करने वाली बात यह कि आज जो लोग मुर्शिदाबाद से नमाज पढ़ने बेलडांगा पहुंचे थे वो तो खुलकर हुमायूं कबीर का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बंगाल के दूसरे ज़िलों से आए थे उनका रुख थोड़ा अलग था। इन लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाकर हुमायूं कबीर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में तो ममता को सपोर्ट करना है या हुमायूं कबीर की पार्टी को, ये चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। हम मुराडो से आ रहे हैं, बंगाल से, मुराडो से जी। अच्छा, ईंट लेके आ रहे हो? अभी भी ईंट लेके आ रहे हैं कि हमारा बाबरी मस्जिद होने के लिए। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप? नमाज अदा करोगे? हाँ, नमाज अदा करने के लिए आए हैं, अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए कुछ सोचा है, मुस्लिम के लिए कुछ सोचा है, और आगे भी सोचने वाला है, और आगे भी सोचेंगे। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव उतना तो नहीं बोल सकते सर। तो आप लोग ममता दीदी के साथ हो या फिर हुमायूं कबीर? अभी समय बताएगा अभी सर। अच्छा, समय बताएगा कि ममता के पास है कि हुमायूं कबीर के साथ है। अच्छा, आप लोग किसके साथ हो? अभी समय आएगा तो बता देंगे हम किसके साथ है सर। मस्जिद के लिए हर तरह से चंदा वसूला जा रहा है। जो कैश दे सकता है उससे कैश लिया जा रहा है, जो ईंट, सीमेंट, गारा, सरिया दे सकता है उससे वो सामान लिया जा रहा है। जो लोग कैश नहीं दे सकते वो मुर्गे और बतख लेकर आ रहे हैं। दान में मिली मुर्गियों और बतखों की बोली लगाकर नमाज पढ़ने आए लोगों को बेचा जा रहा है, और इससे जो पैसा मिलेगा उसे मस्जिद के लिए मिले चंदे में जमा किया जाएगा। यहाँ पे जो पब्लिक दान किया है ना, किसी ने मुर्गी दिया, मरक दिया, तो वो पब्लिक को हम लोग बेच रही है। ठीक है, कोई एक दाम फिक्स कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक जो बोल रहे हैं उस दाम में हम लोग दे रहे हैं उसको। ठीक है, यही है। हाँ, ये मस्जिद में जाएगा, ये सब पैसा मस्जिद में जाएगा। वो पे खाता है, वहाँ पे हिसाब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिसाब होगा, मस्जिद में जाएगा। मजे की बात है कि हुमायूं कबीर तो बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा वसूली कर रहे हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा रहे हैं।
इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान लगा ली। कोई टी शर्ट बेचने लगा जिस पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर छपी थी। किसी ने बाबरी मस्जिद के डिज़ाइन वाली फ़ोटो की दुकान लगा ली। जहां नमाज हुई उसके आसपास खाने के स्टॉल, छोटी छोटी रेहड़ियाँ लग गई। बाबरी मस्जिद की तस्वीर वाली टी शर्ट 150 रुपये में बेची जा रही हैं। इस टी शर्ट में बाबरी मस्जिद की फ़ोटो के साथ साथ हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा गया है। सामान बेचने वालों ने कहा अभी तो मस्जिद बनी नहीं, तब इतना फ़ायदा हो रहा है। जब मस्जिद बन जाएगी तो मुर्शिदाबाद के लोगों के पास न काम की कमी होगी न पैसे की। कहाँ से ला रहे हो ये और कितने लोग खरीद रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? तो अच्छा ही बोल रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के लिए तो अभी बहुत वायरल है, इसलिए आई लव बाबरी। जितना लोग आ रहे हैं सो भी देख रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। 4-5 लाख लोग तो आज हो गया, कम से कम 5 लाख लोग तो हो गई मेरे हिसाब से। और इतना भी भीड़ में देखा नहीं, कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। 6 तारीख से ये मैं बनाया था, मतलब कुछ दिन बाद में इधर में लगाया लड़ी। हाँ, 30-35 तो रोज ही बेचते, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा ही हुआ। हम लोगों तो रोजी अभी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा सबका ही। जो लोग इधर नया नया सब लगाए, इधर हम लोग लोकल है तो अच्छा ही चल रहा है इधर। अभी तो ममता बनर्जी के लिए तो मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है कि वो तो हमारा बहुत कुछ लॉस कर दिया मुस्लिम के लिए। बाबरी मस्जिद कर रहे तो उसका मुश्किल है, उधर राम मंदिर बना रहे तो इसके लिए थोड़ा पॉलिटिकल में चला गया ममता। हुमायूं तो पॉलिटिकल नहीं है। बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी आज मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। झारखंड से आए कुछ नौजवानों ने कहा उनका जन्म तो 1992 के बाद हुआ है, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। अब वो यहाँ आकर देखना चाहते थे कि बाबरी मस्जिद कैसी थी और अब नई मस्जिद कैसी बनेगी। सुन के खुशी हुआ कि बन रहा है बाबरी मस्जिद। तो देखिए आए, नमाज पढ़े, बस यही खुशी का बात है। मस्जिद बनना जरूरी है, मस्जिद है, बन सकता है, अपना अपना आस्था है। अच्छा, अपना जो मस्जिद बन रहा है उसको देखने के लिए आए थे, हम लोग देख लिए। बहुत लोग हैं, गिनना मुश्किल है। 4 बार जमात हुआ। जब से झारखंड बाबरी मस्जिद बनने का सुना हूँ, उस दिन से दिल में ख्वाब उठा है जो जाएंगे बाबरी मस्जिद, और दूसरा शुक्रवार का नमाज उधर पढ़ेंगे, जुम्मे का नमाज उधर जाकर पढ़ेंगे। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के बड़े नेता बन गए हैं। उनके पास भीड़ है और करोड़ों रुपए भी आ चुके हैं। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। शुरुआती दौर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हुमायूं कबीर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी। ये कहा था कि उन्हें बीजेपी ने ममता के खिलाफ खड़ा किया है, लेकिन जाहिर है ऐसी बातों का किसी ने यकीन नहीं किया और अब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर ममता को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन शास्त्री ने बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध किया है। बाबा बागेश्वर आज मुंबई में थे। मुंबई में आचार्य धीरेन शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। आज आचार्य धीरेन शास्त्री ने कहा कि जिस दिन बाबरी की नींव रखी गई थी उसके अगले ही दिन वो कोलकाता गए थे और गीता का पाठ करवाया था। उन्होंने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद बनाकर कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहे। लेकिन सर सवाल ये है कि आज भी 2 लाख लोग जुटाए गए, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चली जाएगी वहाँ पर? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। देखिए, राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कुछ नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए
हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ऐसे नेताओं से आम लोगों को बचना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुश्किल यह है कि सियासत के लिए सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को, सनातन संस्कृति को निशाना बनाया जाता है। इसे हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा। बाबा ने जो बात कही उसे यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। यूपी की मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने भारत में पॉल्यूशन के लिए हिंदुओं के रीति रिवाजों को जिम्मेदार ठहरा दिया। आर.के. चौधरी ने कहा कि हिंदू शव का दाह संस्कार करते हैं। शव को जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। आर.के. चौधरी सिर्फ लाशों पर नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों की बात की। हमारे संवाददाता शोएब रजा से बात करते हुए आर.के. चौधरी ने कहा कि होली हो या दिवाली, प्रदूषण बढ़ाने में हिंदुओं के त्योहारों का बहुत योगदान होता है। तो भारत में जो पर्यावरण है उसमें हिंदू सेंटिमेंट आ जाता है। देश में जो हिंदू सेंटिमेंट है, जैसे होली है, दिवाली है, पटाखे जलाते हैं और होलिका जलती है, इसमें कौन गैस निकलती है? बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे पर्यावरण को खराब करती है, हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब हिंदू सेंटिमेंट को कायम अगर रखना है तो प्रदूषण कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। शोला जलाए जाते हैं, कौन गैस निकलती है? होलिका दहन होती है, कौन गैस निकलती है? हम बड़े पैमाने पर दिवाली मनाते हैं और जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कौन गैस निकलती है? तो निश्चित कहीं न कहीं है। हम भी उस जमात के पार्ट हैं, इसलिए बहुत खोल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देश में पर्यावरण ठीक करना है तो निश्चित तौर पे हर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये सवाल उठेगा कि भाई आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं बकरीद पे जो बकरे कटते हैं या दूसरे धर्मों में जो तमाम चीजें होती है उन तमाम चीजों को लेकर भी कहते हैं। जहां तक प्रदूषण निकलने की बात है या प्रदूषित होने की बात है हवा, वो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से निर्भर करता है। ये जलने पे ही निकलता है। गंदगी होना अलग बात है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बड़े पैमाने में निकले, ये जलने पे होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद के इस प्रदूषित ज्ञान पर बीजेपी के नेता जाहिर है भड़क गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर आर.के. चौधरी को हिंदू धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें धर्म बदल लेना चाहिए। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्हें आर.के. चौधरी के बयान पर कोई हैरानी नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण में समाजवादी पार्टी के नेता इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हिंदू धर्म के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। ये बात सही है कि आर.के. चौधरी सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर चौधरी साहब में हिम्मत है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए राजी करें कि वो अपनों के मरने पर दाह संस्कार नहीं करेंगे, चिता नहीं जलाएंगे। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम को इस तरह के हल्के बयान देकर ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए,
क्योंकि प्रदूषण वाकई में गंभीर समस्या बन गया है। आज भी दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में रहा। कई जगहों पर AQI 387 था, कई इलाकों में AQI 480 तक रिकॉर्ड किया गया। पोल्यूशन की खराब हालत को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में एयर प्योरीफायर लगवाने का फैसला किया। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए 10,000 एयर प्योरीफायर खरीदे जाएंगे और उन्हें क्लासरूम्स में लगाया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 38,000 कमरे हैं। इस साल 10,000 क्लासरूम्स में एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे। बाकी के लिए अगले साल फेज वाइज इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पॉल्यूशन एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। आशीष सूद ने कहा कि अगर पिछली सरकार ने कुछ काम किया होता तो शायद हालात इतने खराब ना होते। हर बार you have funds for ads, not for RRTS, SC to आप गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट एड फंड्स टू RRCS इफ शेयर नॉट रिलीज्ड इन अ वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डंडे मारे तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती थी उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बजट दिया। और DMRC का 4th फेज डिले हुआ, उसके लिए भी हर बार कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण। आज कल्पना करिए अगर DMRC के चलने वाले मेट्रो के फेजेस ना हो तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल हो। आजकल बहुत से लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चीन का एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि बीजिंग ने पॉल्यूशन पर कैसे कंट्रोल किया। बीजिंग में 3,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को या तो बंद कर दिया गया या दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। शहर में चलने वाले वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई। एमिशन के स्टैंडर्ड्स को सख्त बना दिया गया और कोल पर चलने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को क्लीनर एनर्जी में शिफ्ट कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत किया गया। यह सब बीजिंग में इसलिए हो पाया क्योंकि वहां सख्ती करते समय किसी को यह नहीं सोचना पड़ा था कि उसे इलेक्शन लड़ना है। हमारे यहाँ न तो कोई इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करने की बात सोच सकता है, न गाड़ियों की संख्या पर पाबंदी लगाना संभव है, लेकिन तो भी जो बाकी कदम चीन ने उठाए वो तो उठाए जा सकते हैं। इसलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें अपने तरीके ईजाद करने होंगे। अब आपको दिखाता हूं सियासत की अच्छी तस्वीर। पार्लियामेंट का विंटर सेशन आज खत्म हो गया। संसद सत्र के दौरान सरकारी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तलवारें खींची रही। खूब आरोप प्रत्यारोप लगे, शोर शराबा हुआ, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद जो तस्वीर आई वो अच्छी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी एक साथ चाय पीते और हंसते बोलते नजर आए। असल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विंटर सेशन खत्म होने के बाद सभी पार्टियों के नेताओं को चाय पर बुलाया था। दोनों पक्षों के बड़े नेता इस टी पार्टी में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत तमाम मंत्री मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, TR बालू, ए राजा, जावेद खान और मणिक्कम टैगोर समेत तमाम नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में राजनाथ सिंह थे और उनके साथ ही प्रियंका गांधी को बैठाया गया। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि पिछले साल विपक्ष के नेता स्पीकर की चाय पार्टी का बॉयकॉट करते रहे हैं, लेकिन पता चला कि इस बार राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विरोधी दलों से मिलकर बात की और सभी को लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से दी जाने वाली टी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुधरते रिश्तों की झलक नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी की मीटिंग में भी दिखाई दी। दरअसल प्रियंका ने कल लोकसभा में कहा था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की समस्याओं पर बात करने के लिए नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट मांग रही हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। इस पर गडकरी ने कहा कि प्रियंका जब चाहे उनसे मिल सकती हैं, उनके दरवाजे खुले हैं। और इसके बाद प्रियंका जब गडकरी से मिलने पहुंची, केरल की 6 सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। गडकरी ने कहा इनमें से कुछ योजनाएं राज्य सरकार के अंडर आती हैं, तो प्रियंका ने हंसते हुए कहा कि बहुत जल्द केरल में कांग्रेस की सरकार आएगी, तब वो इसे देख लेंगी।
इस दौरान नितिन गडकरी ने प्रियंका को एक स्पेशल डिश खिलाई। गडकरी ने बताया कि जो लड्डू परोसे गए हैं वो चावल के लड्डू हैं और ये उन्होंने खुद बनाए हैं। गडकरी ने बताया कि लड्डू बनाना उन्हें यूट्यूब से सीखा और दोनों नेताओं में काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ। नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी के लिए सड़कों की मंजूरी दी है और अगर वायनाड के लिए परमिशन नहीं दी तो प्रियंका कहेंगी भाई का काम कर दिया और बहन का नहीं किया। आज बहुत दिन बाद सरकार और कांग्रेस के बीच कम्युनिकेशन दिखाई दिया और इसकी मेन वजह है कि प्रियंका गांधी ने इस मामले में आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया, चाय पर चर्चा में हिस्सा लिया। अब सवाल है, अगर राहुल गांधी भारत में होते तो क्या यह संभव हो पाता? विपक्ष और सरकार के बीच एक हेल्दी डायलॉग हो, ये ज़रूरी है। इसकी एक झलक गडकरी और प्रियंका की मीटिंग में भी दिखाई दी। जो बातें हंसते हंसते हो सकती हैं, उनके लिए कड़वाहट पैदा करने की क्या जरूरत? इलीगल ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने आज पूर्व क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन थप्पा, एक्टर्स उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, नेहा शर्मा और अंकुश हाजरा की करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। इन सभी सेलिब्रिटीज पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी ऐप को प्रमोट किया, इसके बदले में इलीगल तरीके से विदेशों से पेमेंट लिया। आज ईडी ने युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की, उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ की, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख, सोनू सूद की 1 करोड़ और नेहा शर्मा की करीब 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टीज को जब्त किया। इससे पहले ईडी ने शिखर धवन की करीब 4.5 करोड़ और सुरेश रैना की 6 करोड़ 64 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज को जब्त किया था। 1into बैटिंग ऐप केस में ईडी अब तक 19 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज को अटैच कर चुकी है। आरोप है कि इस कंपनी ने बिना किसी परमिशन के अपनी सरोगेट कंपनियों के जरिए भारत में इलीगल ऑनलाइन बैटिंग की, गैम्बलिंग को बढ़ावा किया और मनी लॉन्ड्रिंग की। और इन सभी सेलिब्रिटीज़ को ये पता था कि बैटिंग और गैम्बलिंग इलीगल है, इसके बावजूद उन्होंने ऐप को प्रमोट किया, विदेश से इलीगल चैनल्स के थ्रू पेमेंट लिया। अब ईडी इन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ईडी का एक्शन दूसरे प्लेयर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए एक सबक है। अगर थोड़े से पैसे के लालच में कोई देश का कानून तोड़ेगा तो फिर मुसीबत में तो फंसेगा। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने पोस्ट किया। वीडियो में बुर्ज खलीफा के ऊपर स्टील के स्ट्रक्चर पर बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में बारिश और बादलों के गरजने की साउंड है। दुबई में आजकल बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरी, लेकिन इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बिल्डिंग को इसी तरह से बनाया गया है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे जाने माने सिंगर और कंपोजर अदनान सामी। पाकिस्तान की जनता के लिए कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, और हिंदुस्तान की जनता के लिए ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए।